आप किसी नई जगह जाते हैं या फिर किसी अननोन किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं या फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी के काम कर रहे होते हैं, तो आपको एकदम से फील होता है रुको, मैंने ये पहले भी फील किया है, ये मैं पहले देख चुका हूँ, या मुझे पता है कि अब क्या होने वाला है। आपको पता होता है कि आप उस जगह पर पहली बार गए हैं, आप उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन अंदर से वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि नहीं, ये शायद मैं पहले भी जी चुका हूँ। इसे ही डेजा वू कहते हैं। लेकिन 99% लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं शायद ये मैंने सपने में देखा था, या फिर ये कहीं मेरे पिछले जन्म की यादें तो नहीं, ये मेरा पास तो नहीं, या फिर कोई पैरेलल यूनिवर्स जहाँ पे मैं ही एक अलग जिंदगी जी रहा हूँ। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 1920 के दौरान। 1920 की दिल्ली। 4 साल की लड़की अपने माँ बाप से कहती है कि ये मेरा गांव नहीं है। वह लड़की बार बार बताती है कि मेरा गांव मथुरा में है, लेकिन मथुरा तो दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर था। और फिर वो एक दिन कहती है मेरा नाम शांति नहीं है, मैं लुगड़ी हूँ। वो बताती है कि मथुरा में मेरा पति था केदारनाथ चौबे, एक बच्चा था, मेरी मौत बच्चा पैदा करने के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी। माँ बाप को ये सिर्फ इमेजिनेशन लगी या फिर बुरे सपने लगे, पर ये बात कुछ सालों में सिर्फ माँ बाप तक नहीं पूरे गांव में फैल चुकी थी। शांति जैसे जैसे बड़ी होने लगी, वो अपने गांव और अपने हस्बैंड के बारे में, पुराने घर के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स बताने लगी। शांति देवी 9 साल की हो चुकी थी, जो कभी दिल्ली से बाहर तक नहीं गई थी। लेकिन जब गांव वालों ने इन डिटेल्स को वेरीफाई किया तो मथुरा में एक केदारनाथ चौबे मिला। ये चौंकाने वाली बात हो सकती थी, लेकिन उसकी एक बीवी थी जिसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। उसका नाम था 5 साल से इस गांव की कहानी, ये कहानी अब सिर्फ उस गांव की नहीं रह गई थी। 1935 तक ये बात महात्मा गांधी तक पहुंची। उन्होंने खुद से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनवाई जिसमें 15 मेंबर्स थे। उन्होंने खुद शांति देवी से बात की और 9 साल की शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। उसके सामने थे केदारनाथ चौबे, उसके बच्चा और कुछ लोग जिसे शांति देवी अपने पिछले जीवन का परिवार बता रही थी। क्या शांति देवी सच में उन्हें पहचान पाएगी? क्या शांति देवी सच में रीइंकार्नेशन के बारे में बता रही है? उसने केदारनाथ चौबे को पहचाना और अपने पुराने घर के रास्ते की डिटेल्स भी आइडेंटिफाई करी, अपने घर के बारे में बताया। उसने अपने घर में एक छिपे हुए लॉकर के बारे में बताया जिसमें पैसे थे, जिसके बारे में सिर्फ केदारनाथ चौबे और उसकी मरी हुई बीवी को ही पता था। ये केस इतना ज्यादा इसलिए भी चौंका देता है क्योंकि जो जो चीजें शांति देवी ने आइडेंटिफाई करी वो काफी हद तक बिल्कुल सही थी। डेजा वू के और भी फिनोमिनन है, जैसे डेजा विचू और डेजा रिवी। लेकिन डेजा वू एक रहस्य बन जाता है। क्या ये सिर्फ ब्रेन की ट्रिक है, या फिर पहली जिंदगी की कोई मेमोरी, किसी पैरेलल यूनिवर्स की झलक, या फिर किसी दूसरी रियलिटी की एक छोटी सी झलक? कई सालों पहले एंशिएंट ग्रंथों में भी इन पॉसिबिलिटीज का वर्णन मिलता है। कृष्ण भगवद गीता 4.5। अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि जब आपने इस युग में जन्म लिया है तो आपने काफी समय पहले सूर्य देव को युगों का ज्ञान कैसे दिया? तब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं मैं और तुम कई बार जन्म ले चुके हैं अर्जुन, तुम मुझे वह सब याद है पर तुम्हें नहीं। यहाँ पर एक अजीब चीज सामने आती है। रीइंकार्नेशन रीबर्थ तो कई बार हो रहा है, लेकिन इस साइकिल में इंडिविजुअल को मेमोरी याद नहीं रहती। यहीं पे हमें एक और चीज हिस्ट्री में इससे काफी मिलती जुलती दिखती है, जो कि इस बात को डीप ले जाती है। प्लाटो 81 सीडी। प्लाटो ने अपनी मेनो सोक्रेट्स में वो ये बताता है कि हमारी सोल इमोर्टल है, वो कभी मरती नहीं है बल्कि साइकिल्स में चलती रहती है। वो ये बताते हैं कि सोल के पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा होता है, वो काफी सारी लाइफ्स जीकर आती है। इसीलिए जिसे हम लर्निंग समझते हैं वो एक्चुअली में लर्निंग नहीं बल्कि किसी सेंस में रिमेम्बरिंग ही है, जो चीज है जिसे हम पहले से याद कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन दोबारा से खड़ा होता है कि अगर हमारा ब्रेन खुद मेमोरीज बनाता है, खुद डेटा इंटरप्रेट करके हमारी रियलिटी बनाता है, तो जब हमने इस धरती पे जन्म लिया है, जैसे आप सोच के देखिए कि मैंने इस धरती पे जन्म लिया है तो मेरा ब्रेन भी यही तो बना है। उस कोक के अंदर जब मेरा ब्रेन बन रहा था तो मेमोरीज भी तो आज की ही होनी चाहिए। मेरे पिछले बीते जन्म की मेमोरीज आज कैसे आ जाती है, ये साइंटिफिकली बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। कुछ केसेस ऐसे भी डॉक्यूमेंट हुए हैं जहाँ पे बच्चे जो छोटी उम्र में किसी डिसीज पर्सन की लाइफ की स्पेसिफिक डिटेल्स बताने लगते हैं, जैसे कि उसका घर क्या था, उसका मरने का तरीका क्या था। और कुछ केसेस के अंदर एक और शॉकिंग डिटेल मिलती है, बच्चे के बर्थ मार्क्स या जन्म के निशान डिसीज पर्सन की मौत का कारण या उसके मृत्यु के कारण की शेप या उनकी वुंड्स के मिलते जुलते पाए गए हैं। यानी कि क्लेम सिर्फ वहां तक नहीं रहते कि मुझे पिछली जिंदगी याद है, बल्कि उनकी वुंड के, उनकी चोट के
घाव को भी उससे कनेक्ट किया गया है। और यहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 का एक चौंका देने वाला रीइंकार्नेशन केस देखने को मिलता है। वर्ल्ड वॉर 2 रीइंकार्नेशन केस अमेरिका में एक छोटा बच्चा था, जेम्स लिंगर। लगभग 2 साल की एज से उसे बार बार प्लेन क्रैश के बुरे सपने आने लगे। वो कहता था कि प्लेन क्रैश हो रहा है, जैपनीज ने मेरे को शूट किया, मैं कोर्स एयर उड़ा रहा था। उसने एक नाम भी रिपीटेडली बताया, नतोमा। बाद में जब रिसर्चर्स ने यूएसएस नटोमा बे नाम का वर्ल्ड वॉर 2 का एयरक्राफ्ट कैरियर आइडेंटिफाई किया और उससे एसोसिएटेड पायलट, और उस पायलट का नाम था जेम्स मैक्रेडी। 3 मार्च 1945 को जेमा के बैटल में वर्ल्ड वॉर 2 में उसने अपनी जान गंवाई थी उसी एयरक्राफ्ट में। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत गहरी हो जाती है कि उस बच्चे के जन्म से भी 60-70 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर 2 में एक इंसान की, एक आर्मी सोल्जर की मौत होती है। और उस बच्चे को वो चीजें कैसे याद थी, कैसे उस तक पहुंची, क्या उसका पास्ट था वो, या फिर उस तक वो चीजें पहुंचाई गई थी। केस डॉक्यूमेंटेड और एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड है। रिसर्च ने ऐसे केसेस और भी डॉक्यूमेंट किए हैं। लेकिन बात यही आ जाती है कि अगर कुछ लोग अपनी सपोज प्रीवियस लाइफ की इंजरी को पहचान पाते हैं या मेमोरीज को याद रख पाते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन में का वो मैकेनिज्म ही साइंटिफिकली प्रूव ही नहीं होता है। और यहीं से हम अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, मल्टी यूनिवर्स थ्योरी। ये थ्योरी के बारे में आपको कई बार सुनने को मिलता है। पहले हम ग्रंथों में जानते हैं कि इससे मिलता जुलता क्या लिखा है। भगवत पुराण 10.14.11 इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है कि ब्रह्मदेव अहंकार में आ जाते हैं और वो कृष्ण से मिलने जाते हैं। वो द्वारपाल से कहते हैं कि मुझे कृष्ण ने बुलाया है, मैं ब्रह्मदेव हूँ। द्वारपाल, वो डोर कीपर, ब्रह्मदेव से पूछता है कि कौन सा ब्रह्मदेव। तब ब्रह्मदेव कहते हैं इस सृष्टि का ब्रह्मदेव। तब वह देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, हर यूनिवर्स से ब्रह्मदेव को बुलाया था। उन्होंने देखा किसी के 10 सर, किसी के 5, किसी का 1, किसी के 20 सर थे, और वहां पे हजारों की तादाद में ब्रह्मदेव आ जाते हैं। और यहीं पे अब स्केल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। भगवत पुराण में ब्रह्म कृष्ण की महिमा बताते हुए इन्यूमरेबल यूनिवर्स की इमेजिनरी देते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम को एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि साइकिल्स की तरह इमेजिन किया गया है। युग, महायुग, मनवंतरा, कल्प, डिसोल्यूशन, फिर क्रिएशन। भगवत पुराण और अन्य क्रिएशंस में ऐसे कॉस्मिक साइकिल्स का वर्णन मिलता है जहां क्रिएशन और डिसोल्यूशन बार बार रिपीट होते हैं। वर्ष संहिता के हनुमान चरित्रम में राम भगवान एक अंगूठी एक तालाब में फेंक देते हैं, जिसे ढूंढते हुए हनुमान भगवान जी उस तालाब में चले जाते हैं। तब वो वहां पे देखते हैं कि हजारों अंगूठियां वहां पड़ी थी। होता ये था कि हर युग में राम जी जब हनुमान जी को छोड़कर जा रहे होते थे, तो वो अपनी रिंग उस तालाब में डाल देते थे ताकि वो उन्हें ढूंढते हुए जाए और वो उस मनुष्य देह का त्याग कर सके। हर एक रिंग दिखाती है हर एक राम और हर एक कल्प को। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पॉल स्टेनहार्ट, नील ट्यूरक जैसे फिजिसिस्ट ने साइकिक मॉडर्न यूनिवर्स की थ्योरीज दी हैं, जहां पर यूनिवर्स एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल में एंटर कर सकता है। ये सारे थ्योरेटिकल मॉडल्स और एंशिएंट आइडियाज दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी दिखती है। टाइम कभी खत्म नहीं होता, या फिर वो एक साइकिल की तरह चलता रहता है। और जो कलेक्टिव डेटा इंटरप्रेट करके ब्रेन हमें दिखाता है, जिसे हम रियलिटी भी कह देते हैं, वो असल में क्या है। हमें और भी कुछ साइंटिफिक थ्योरीज को समझना होगा इसे और अच्छे से समझने के लिए। ह्यूज एवर्ट, मेनी यूनिवर्सेस इंटरप्रिटेशन। क्वांटम मैकेनिज्म में एक पार्टिकल के मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। मेनी वर्ल्ड्स के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं होता। इंस्टेड डिफरेंट आउटकम्स में डिफरेंट रियलिटी में कंटिन्यू किया जा सकता है। यानी कि थ्योरेटिकली एक ब्रांच में एक इवेंट हुआ और दूसरी ब्रांच में दूसरा पॉसिबल आउटकम हो सकता है। यानी कि एक रियलिटी नहीं, हर पॉसिबल आउटकम का एक पॉसिबल रियलिटी हो सकती है। जैसे कि इस ब्रांच में एक गाड़ी 40 की स्पीड में चल रही है और उसका एक्सीडेंट होता है, वो खत्म हो जाती है गाड़ी, लेकिन दूसरी रियलिटी में, दूसरी ही ब्रांच में वो सेम रियलिटी में कुछ और आउटकम हो सकते हैं। एनालगत इटर्नल इन्फ्लेशन, इसे अगर हम ढंग से समझे तो हम जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, वो एक एक्सपेंशन की एक चेन है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता जाता है, वो मूव भी करता है, हर चीज में एक्सपेंशन हो रहा है। यानी कि कुछ इन्फ्लेशन अभी भी चल रही है और उस बड़े स्पेस में हमारा यूनिवर्स बस फ्लोट कर रहा है, जहां पे और भी यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। एक मच लार्जर इन्फ्लेटिंग स्पेस के अंदर एक यूनिवर्स हो सकता है जो कि हमारा बबल है। ये सभी थ्योरीज हैं, बट आज की न्यूरो साइंस को और अच्छे से समझना होगा। एक हॉस्पिटल रूम में पेशेंट के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, सीजर्स मॉनिटरिंग के लिए लगे हुए हैं, एक प्रिसाइज लोकेशन पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं और पेशेंट अचानक कहता है, वेट, मैंने पहले भी देखा है। डॉक्टर्स ने जानबूझकर ब्रेन के एक स्पेसिफिक मेमोरी रिलेटेड रीजन पर, हिप्पोकैम्पस पर स्टिमुलेशन किया था और एंटरहीनल कॉर्टेक्स के आसपास, और वही फेमिलियर फीलिंग
फिर से ट्रिगर हो गई। रिसर्चर्स ने ऐसे एक्सपीरियंसेस कई बार रजिस्टर किए हैं। साइंटिस्ट ये प्रूफ नहीं कर सकते कि पेशेंट्स ने वो ड्रीम सच में पहले देखा था या नहीं। पॉसिबल है कि स्टिमुलेशन ने उसी मोमेंट एक फॉल्स एक्सपीरियंस क्रिएट किया हो, ऐसी फीलिंग जो कंप्लीटली रियल लगे, इवन दो उसका पास से कोई कनेक्शन हो भी ना। शायद अगर ब्रेन आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकता है कुछ मेमोरीज को, तो एक्चुअल में नेचुरल डेजा वू क्या है? डेजा वू में जनरली फेमिलियरिटी का सिग्नल आता है, लेकिन उस फेमिलियरिटी के पीछे का रिकलेक्शन नहीं मिलता। जैसे कि मैंने ये देखा तो है, लेकिन मैंने कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आता। हमारी मेमोरी के दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, फेमिलियरिटी और रिकलेक्शन। रिकलेक्शन मुझे याद है मैंने कहाँ, कब और किस वक्त देखा था। डेजा वू में फेमिलियरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा पॉसिबल मानते हैं। यानी कि मुझे पता तो है कि मैंने देखा है, लेकिन कहाँ, कब, कैसे देखा है ये याद नहीं है। ब्रेन का ये सिग्नल आता कहाँ से है? इसमें मीडियल टेम्पोरल लोब की मेमोरी नेटवर्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हिप्पोकैम्पस एंड पेरिहीनल एंड एंटरहीनल रीजन्स। रिसर्चर्स ने एपिलेप्सी पेशेंट्स में इंटरक्रैनियल इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इन एरियाज को डायरेक्टली स्टिमुलेट भी किया है। एक स्टडी में इंटरहीनल और पेरिहीनल कोर्टेक्स को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से पेशेंट ने डेजा वू और डेजा विचू जैसी एक्सपीरियंसेस को रिपोर्ट किया है, और पेशेंट्स को इस फील हुआ है कि मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन ये नेचुरल डेजा वू का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रिसर्चर्स के बीच अभी भी डिबेट चलती रहती है। फेमिलियरिटी और रिकलेक्शन को कॉन्फ्लिक्टिंग बताया गया है। एग्जैक्टली किस सीक्वेंस में किस न्यूरल पैटर्न को ब्रेन यूज करता है डेजा वू में, ये अभी भी पूर्ण रूप से प्रूफ नहीं हुआ है। और यही साइंस इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम ब्रेन के न्यूरॉन्स, मेमोरी नेटवर्क्स को, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को वो डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन कॉन्शियस एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कैसे इमर्ज होता है डेजा वू में, मेमोरी में सबकॉन्शियसली कैसे बनता है, और ब्रेन एक्सपीरियंस कैसे करता है, रियल मेमोरी कैसे समझता है, ये सारे मैकेनिज्म पूरी तरीके से नहीं समझे गए हैं। और डेजा वू इसी मेमोरी का एक छोटा सा विंडो है, पर मिस्ट्री अब भी फैसिनेटिंग है। ह्यूमन ब्रेन एंड व्हाट आर इट्स एक्चुअल लिमिटेशंस। ब्रेन रियलिटी के बारे में हमारा एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्ट करता है। फिर एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन आता है कि अगर हम इतने स्ट्रांगली कन्विंस कर सकते हैं कि हमने कुछ पहले ऐसा किया है, तो क्या श्योरिटी है कि जो हमारी मेमोरी है वो एक्चुअल में रियल मेमोरी है? यानी कि जो हम देख रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, या फिर जो हम रिमेंबर कर रहे हैं, जो हम रिकॉल कर रहे हैं, वो सच में हमारी मेमोरी है? और एक बहुत बड़ी चीज आती है कि हम अपने ब्रेन के एक्चुअल पोटेंशियल को अभी तक ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस, मेमोरी और ह्यूमन कॉग्निशन के सारे मैकेनिज्म्स को हम अभी तक ढंग से नहीं समझ पाए हैं। सॉल मोंशविस्की को साइकोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर ल्यूरिया ने डिकेड्स तक स्टडी किया और कई तरीके के काफी सारे सीक्वेंसेस देते, लेकिन सालों बाद भी वो उन सीक्वेंसेस को एग्जैक्टली बता सकते थे, एग्जैक्टली रिकॉल कर पा रहे थे। यानी कि सोचो कि हम अपना आधार कार्ड नंबर भी याद नहीं कर पाते, लेकिन उनको इतने सारे नंबर्स, इतने सारे सीक्वेंसेस दिए गए, वो सालों बाद तक एग्जैक्टली बता पा रहे थे। लेकिन कुछ जगह पे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। यानी कि ब्रेन का एक हिस्सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, लेकिन दूसरा हिस्सा नॉर्मल या बिलो एवरेज भी हो सकता है। और फिर आते हैं 7 केसेस जहां कुछ लोग कैलकुलेशन, म्यूजिक, आर्ट या मेमोरी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग है डीआईडी के रेयर केसेस, जहां एक ही इंसान के पास 20 से भी ज्यादा आइडेंटिटीज थी और साइकोलॉजिकली सबके अलग बिलीव्स थे। I'm Christine. I'm Chrissy. I'm Tristan. I'm she. यानी कि आप सोच के देखो, हम एक आइडेंटिटी को नहीं समझ पाते हैं, हम कुछ याद करें तो हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन एक ही इंसान के पास 20 लोगों से ज्यादा आइडेंटिटी, उनके खुद के साइकोलॉजिकल बिलीव्स, खुद की सोचने की अलग अलग क्षमताएं, ये कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। Your mind has so many compartments. Most of them have not been opened up. Everything that you have perceived, everything, even if you perceived it unconsciously, it is still there. A few people might have experienced this, that they went to a place and it's almost like everything about it they know. हमारे शरीर के अंदर एक छोटा सा भी बायोलॉजिकल चेंज हुए तो मायोस्टैटिन जैसी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स बढ़ने लगती हैं और एग्रेसिवली हम स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेते हैं। तो सोचना हमें ये है कि हमारी कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा बदल सकती है। अभी भी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर और ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितना कुछ ऐसा है जो हमें जानना है। कितने सारे मैकेनिज्म्स अभी भी अनप्रूव्ड हैं और हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर देखने की बात करते हैं, लेकिन हमने खुद के अंदर कितना देखा है।
हम खुद के बारे में कितना जानते हैं, हम इस ब्रेन के बारे में, इस एनाटॉमी के बारे में, सोल के बारे में आखिर कितना जानते हैं। अभी भी साइंस काफी सारे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रही है, काफी सारी चीजों को समझ रही है। डेजा वू के अब तक का नॉन मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा अपना सबसे फेवरेट पार्ट और किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।